हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। राजनीतिक विचारक, पॉलिटिकल थिंकर्स पर जो सेशन हमारा चल रहा था दोस्तों, इसके अंतर्गत आज बात करेंगे हम कार्ल मार्क्स के निम्नलिखित राजनीतिक विचारों पर। राजनीति, सामाजिक या समाज के अन्य क्षेत्रों में किस किस प्रकार के उनके विचार रहे हैं और कौन कौन से सिद्धांत उन्होंने एक राज्य के विकास के लिए या समकालीन राज्य में सुधार हेतु कौन कौन से सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किए थे। तो इन सब पर हमारा एक आज समग्र चर्चा होगी, जिसे दोस्तों हम एक वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से भी जानते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का अर्थ हो जाएगा कि कार्ल मार्क्स ने जिस प्रकार के विचार समाजवाद के लिए या कहे कि समाज के लिए प्रस्तुत किए हैं, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों को सम्मिलित किया है। इस कारण से कार्ल मार्क्स के विचारों को वैज्ञानिक विचारों की संज्ञा दी गई है। और साथ ही साथ में इसके विभिन्न अर्थात कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांतों पर भी हमारी चर्चा होगी। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सेशन में आगे बढ़े उससे पहले जो भी दोस्त मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो जल्दी से दोस्तों हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एक नया चैनल है यूट्यूब पर ही, प्रज्ञान हिंदी के नाम से। अगर आप चाहें तो बिल्कुल उसको विजिट करें, उसको ज्वाइन कर ले। सभी क्लासेस जिनको भी दरअसल हमसे पढ़ना पसंद है, जो चाहते हैं कि हमारे द्वारा ही आपके कंप्लीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कंप्लीट सब्जेक्ट हमारे द्वारा ही आप अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे दोस्तों अपना आज का सेशन। वैसे प्रज्ञान हिंदी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब पे डायरेक्ट भी सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों अभी तक 3 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है पॉलिटिकल थिंकर्स पर। 3 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये 4 यूनिट है। 4 यूनिट में पहला ही टॉपिक है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स, उसके बाद में लेनिन और एम एन राय, इन पर भी हमारा एक कंप्लीट डिस्कशन होगा। तो कंटिन्यूअसली दोस्तों कुछ लेक्चरों में हम इस 4 यूनिट को भी कंप्लीट कर लेंगे। कल एक कमेंट थी एक दोस्त की, एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा मुझे, है ना। तो एक कमेंट थी, उन्होंने कहा था कि सर महात्मा गांधी और कुछ थिंकर्स का हमने बताया था कि ये कब तक आएंगे। तो दोस्तों जैसा कि फर्स्ट पेज ही हमारा है ना, फर्स्ट पेज ही दिखा देता हूं मैं आपको एक बार और। तो फर्स्ट पेज है, देखिए हमने जैसा कि आपको सिलेबस एनालाइज करवाया था, वो सिलेबस पूरा देखिए ये यहाँ फर्स्ट पेज पर पड़ा हुआ है, ये देश को देखिए। तो जितने भी सेशन अपने हो रहे हैं अभी तक, इस क्रम से ही आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या मनु को देखा, फिर कौटिल्य, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, है ना, हिल ग्रीन, बेंथम और जॉन एस मिल। उसके बाद में अब ये मार्क्स पर ले रहे हैं, मार्क्स बाद में लेनिन, फिर एम एन राय, उसके बाद महात्मा गांधी, फिर अंबेडकर, लोहिया और उपाध्याय साहब। इन सबको हम ऐसे क्रम के अनुसार ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस को आप देख करके उससे भी आप पता कर सकते हैं कि किसके बाद कौन सा टॉपिक आने वाला है। चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन। और आज के सेशन का सारांश हमारा रहेगा दोस्तों कि कार्ल मार्क्स के आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक बात और एडिशनली बता दूं, कार्ल मार्क्स पर लगभग 4 लेक्चर आएंगे दोस्तों। 4 लेक्चर में कार्ल मार्क्स का कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। आप सभी को अच्छे से पता होगा कि कार्ल मार्क्स वाला जो कंसेप्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। बीए तो क्या किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, अगर उसके सिलेबस में थिंकर्स पर बात की जा रही है और विशेषकर पॉलिटिकल थिंकर्स पर बात की जा रही है, चाहे आप सोशियोलॉजी में पढ़ रहे हो, चाहे आप राजनीति विज्ञान में पढ़ रहे हो, सोशियोलॉजी में भी कार्ल मार्क्स को पढ़ा जाता है। उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान में भी कार्ल मार्क्स को पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत बहुत ही उत्कृष्ट विचार इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। इस कारण से तो इनको 4 लेक्चर में हम इनका टॉपिक कंप्लीट करेंगे। पहला लेक्चर है आज का, भाग 1 है कार्ल मार्क्स पर। इस भाग 1 के अंदर हम आज देखेंगे कि इन्होंने जो धारणा व्यक्त की है समाजवाद की, समाज को लेकर जो विचार इन्होंने दिए हैं, उसको हमने समाजवाद कहा। और किस प्रकार से एक समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद बना, उसका अर्थ समझेंगे। साथ में हम देखेंगे कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांतों पर, जिसके अंतर्गत लगभग हम 10 सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज के ही लेक्चर में। और अंतिम दौर में हम इनकी आलोचनाओं के कुछ पॉइंटों को भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए तो एक एक करके दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, एक एक करके शुरुआत करते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद, क्या कहा? वैज्ञानिक समाजवाद। देखिए टर्मिनोलॉजियों को पकड़े, टर्मिनोलॉजी को अगर आप पकड़ेंगे तो आपको ये कंप्लीट होता चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। टर्मिनोलॉजी को पकड़े अर्थात ये कि शब्दों को समझे, पढ़े, शब्द क्या कहना चाहता है। आपको जो हेडिंग दी गई है वैज्ञानिक समाजवाद, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए
समाजवाद की धारणा तो अभी तक के कई थिंकरों ने दे चुके थे, कई थिंकर दे चुके थे, है ना, कई सारे विचारक थे जो समाजवाद का अर्थ समझा चुके थे। लेकिन समाजवाद का अर्थ समझाते हुए जिस थिंकर ने या जिस विद्वान ने पहली बार वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लिया, या ऐसा कहें कि समाजवाद में जिसने पहली बार वैज्ञानिक तथ्य शामिल किए, उसको कहा जाता है कार्ल मार्क्स। और ये वैज्ञानिक तथ्य समाजवाद में शामिल करने को ही हम कहते हैं वैज्ञानिक समाजवाद। मतलब ये कि समाजवाद को समझाने के लिए एज अ प्रूफ अर्थात सबूत के रूप में जो उन्होंने तथ्य प्रस्तुत किए हैं वो वैज्ञानिक आधार कहलाए, ठीक है ना। तो इसलिए इनके दर्शन को वैज्ञानिक समाजवाद की संज्ञा दी गई है। आइए इसका एक हम व्यवहारिक जो है इसका परीक्षण कर लेते हैं। एक बार इस थ्योरेटिकल रूप से पढ़ते हुए इसको व्यवहारिक पक्ष में इसका समझते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे ये कंसेप्ट पूरी तरह एकदम पानी की तरह क्लियर होने वाला है दोस्तों। बस मेरी शर्त यही देखिए, क्या होता है कि टॉपिक की शुरुआत और अंत जो होता है ना, एक कड़ी के रूप में चलता है पूरा। शुरू अगर आप टॉपिक को कर रहे हैं, अगर आप वाकई में वास्तविक रूप से अगर पूरे टॉपिक को समझना चाहते हैं ना, तो एक ही समय में बिना ब्रेक लिए उस टॉपिक के शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए, आपको 100% वो समझ आएगा। नहीं तो कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो कार्ल मार्क्स को पढ़ने के एक पेज पढ़ेंगे और उसको जो है गिव अप करके निकल जाएंगे, छोड़ देंगे उसे बीच में ही। क्यों? क्योंकि इतनी आसानी से कार्ल मार्क्स समझ नहीं आता, इनके पूरे विचार इतनी आसानी से समझ नहीं आते। इसी कारण से एक पूरा विस्तार पूर्वक इसका विस्तार करते हुए 4 लेक्चर हम इसके ऊपर लेकर आ रहे हैं, सिर्फ कार्ल मार्क्स पर। इतना विस्तार से तो हम गांधी जी को भी नहीं पढ़ाएंगे जितना कि कार्ल मार्क्स को पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आइए समझते हैं, थ्योरेटिकल रूप से पढ़ते हुए इसका व्यवहारिक पक्ष समझते हुए चलेंगे। समाजवाद का वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विश्लेषण ही वैज्ञानिक समाजवाद कहलाता है। क्या कहा इन्होंने कि समाजवाद का वैज्ञानिक और व्यवहारिक विश्लेषण, किसका? समाजवाद का। समाजवाद का जो विश्लेषण हम कर रहे हैं उसमें वैज्ञानिक तथ्य शामिल हो और साथ ही साथ में व्यवहारिक तथ्य भी शामिल हो। अगर ये दोनों तथ्य शामिल है तो फिर हम उस समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कह सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने जिस विचारधारा का प्रतिपादन किया उसे मार्क्सवाद, समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। क्या कहा इन्होंने? देखिए क्या समझेंगे इसमें, आप बताइए। कुछ भी तो ये सिंपल नहीं। अरे भाई कार्ल मार्क्स ने जो विचार अपने प्रस्तुत किए हैं उन विचारों को कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना। तो उन विचारों को ही हम कार्ल मार्क्स का समाजवाद के नाम से या समाजवाद के नाम से, वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से, है ना, या फिर मार्क्सवाद के नाम से जानते, जैसे हम गांधी के पूरे राजनीतिक दर्शन को गांधीवाद के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से कार्ल मार्क्स वाले पूरे दृष्टिकोण को हम कार्ल मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं या मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसके आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि एक जोड़ साहब इन्होंने जो है कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ 2 पंक्तियां लिखी है और बहुत ही शानदार तरीके से लिखते हुए कार्ल मार्क्स के बारे में समझाने का इन्होंने प्रयास किया है कि कार्ल मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी कहा जा सकता है। इन्होंने क्या कहा, जोड़ साहब ने क्या कहा कि कार्ल मार्क्स को पहले ऐसे वैज्ञानिक समाजवादी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की है। उसने केवल अपनी इच्छा से समाज की रूपरेखा का चित्रण नहीं किया, बल्कि परिस्थितियों का चित्रण किया और उनके अनुसार उसका विकास होना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि जोड़ साहब का कहना यह है कि हम कार्ल मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि जिस समाज का उन्होंने चिंतन किया है, जिस समाज को लेकर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, वो कोरे पन्ने पर नहीं है, बिना आधार के नहीं थे, बल्कि उस समय की जो विशेष परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों को ही आधार बनाकर व्यवहारिक रूप से अपने विचार रखे हैं, समाज के लिए अपने विचार रखे हैं। इसी कारण से यहाँ कहा गया है कि कार्ल मार्क्स का जो समाजवादी विचार थे उनमें वैज्ञानिक तथ्य शामिल होने के कारण ही उनका चिंतन वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना गया और कार्ल मार्क्स प्रथम वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाने गए। क्लियर हुआ दोस्तों, है ना। चलिए इसके आगे की अगर बात करें तो साम्यवाद का प्रतिपादन मार्क्स ने अपनी पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? ये
कॉम्पिटेटिव माफ करना, जिनका एग्जाम दोस्तों एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, उन दोस्तों के लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे फैक्ट याद रखें। तो कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक थी जिसका नाम था कैपिटल, और उस कैपिटल पुस्तक में इन्होंने साम्यवाद का बहुत अच्छे से प्रतिपादन किया था, अर्थात साम्यवाद के बारे में बहुत अच्छे से पूरे विस्तार से इन्होंने लिखा था अपनी कैपिटल पुस्तक में। तो कैपिटल पुस्तक किसकी रचना थी? कार्ल मार्क्स की। और कार्ल मार्क्स ने इसमें सबसे ज्यादा चित्रण किसका किया था, अर्थात सबसे ज्यादा किसके बारे में लिखा था? तो वो साम्यवाद के बारे में। साम्यवाद मतलब समाजवादी होती है, क्या समाजवादी। तो आगे इसको जरा समझिए कि कैपिटल में जो इनने विचार लिखे साम्यवादी धारणा को लेकर के, तो जो साम्यवादी लोग हैं ना, उनके लिए ये कैपिटल किताब एक बाइबल की तरह बन गई है, मतलब एक उनका एक धार्मिक पुराण बन गया है। इतना विस्तार से साम्यवाद के बारे में लिखा हुआ था इस कैपिटल पुस्तक में। तो मार्क्स से पहले भी कई विचारक आए हैं, कई थिंकर्स उनसे पहले भी आए हैं, लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने समाजवाद के संबंध में जितने भी विचार दिए हैं वो विचार सिर्फ कोरे पन्ने पर अर्थात बिना आधार के आधारित थे, इसलिए उनको स्वप्नलोकी विचारक कहा गया है, क्योंकि उनके विचार जो है यथार्थ जगत से अर्थात वास्तविकता से एकदम अलग थे, वास्तविकता से एकदम अलग थे, किनके? अन्य विचारकों के। लेकिन कार्ल मार्क्स ने जब समाजवाद को लेकर के विचार दिए तो वो वास्तविकता के आधार पर आधारित थे, इसी कारण से इनको वैज्ञानिक समाजवादी के नाम से जाना गया। ठीक है ना। चलिए, तो मार्क्स ने एक अन्य पुस्तक है, मार्क्स की एक अन्य पुस्तक है साम्यवादी घोषणा पत्र। हालांकि एक पत्र अलग होते हैं इनके कुछ, जिनमें एक विशेष धारणा या कहें कि अपने विशेष विचारों को व्यक्त किया जाता है, इस प्रकार का एक अन्य घोषणा पत्र था इनका, हम पुस्तक कह सकते हैं इसको भी। तो इनकी एक अन्य पुस्तक थी साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से, और उसमें क्या कह रहा है इनने कि साम्यवाद अपने शाब्दिक अर्थों में साम्यवाद का अर्थ लिखा कि विधि का सिद्धांत है। क्या कहा इन्होंने? विधि का सिद्धांत है। किसका? विधि का सिद्धांत है, मतलब कानूनों का सिद्धांत है। कौन? साम्यवाद, जो अपने नियमों द्वारा पूंजीवाद को समाजवाद में बदलता है या बदला जा सकता है। इसके दो आवश्यक सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष और क्रांति। तो अब यहां जरा समझिए, अब शुरुआत हो रही है कार्ल मार्क्स के महत्वपूर्ण विचारों की। कैपिटल पुस्तक लिखी किसके बारे में? साम्यवाद के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद में एक अन्य पुस्तक उन्होंने लिखी, कौन सी? साम्यवादी घोषणा पत्र, इस नाम से। उसके अंदर उन्होंने साम्यवाद का अर्थ बताते हुए कहा है कि साहब जो ये साम्यवाद है ना, ये एक नियमों का एक ढांचा है। क्या है? नियमों का एक पूरा खाका है, एक स्ट्रक्चर है, और इसके द्वारा समाज में जो पूंजीवाद अर्थात धनी वर्ग का जो शासन है वो समाप्त हो जाएगा। इन नियमों के द्वारा ही पूंजीवाद का जो शासन है वो समाप्त होकर नया दौर आएगा, और उस नए दौर को हम कहेंगे सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र। क्या कहेंगे? सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र, जिसमें शासक कौन होगा दोस्तों? शासक भी श्रमिक वर्ग होगा, जनता भी श्रमिक वर्ग होगी, किसी के पास कोई विशेष अधिकार नहीं होंगे, सबके पास समान अधिकार होंगे, समाज में कोई धनी नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, सभी श्रमिक रहेंगे और सभी के पास समान शक्तियां रहेगी, कोई किसी पर राज नहीं करेगा, कोई किसी को आदेश नहीं देगा। इस प्रकार के विचार इनके जो है साम्यवादी घोषणा पत्र में भी उल्लिखित थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर हम इसको कुछ पंक्तियों में समझने का प्रयास करें तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो वैज्ञानिक समाजवाद है उसके अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने अपने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर समाजवाद की धारणा को व्यक्त करने का प्रयास किया है, और ऐसे ये प्रथम विचारक रहे हैं जिन्होंने समाजवाद की व्याख्या में या समाजवाद का अर्थ बताने में या समाजवाद के संबंध में विचार व्यक्त करने में वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लिया हो, और इसी कारण से इनको वैज्ञानिक समाजवादी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों, है ना। चलिए एक बार थोड़ा सा कैमरा चेक कर लेते हैं, चालू रखिए आप लोग। बीच में एक्चुअली क्या ना कभी कभी हैंग होने की प्रॉब्लम आ रही थी। अभी लास्ट लेक्चर में शायद 16-17 नंबर का लेक्चर था, उसमें कैमरा हैंग हो चुका था, पूरे आधा घंटा बिना कैमरे के चलता रहा और हम पूरे
तो ऐसी समस्या दोबारा ना हो इसलिए बीच बीच में चेक करते रहेंगे, है ना, थोड़ा सा माइंड ना करें इसको। चलिए नेक्स्ट में दोस्तों अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 पर। जैसा कि आप देखिए, हम क्रम नहीं तोड़ेंगे दोस्तों, क्रम नहीं तोड़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले को हम डिस्कस कर चुके, ये यहाँ पर हमने सारांश में देखा था अर्थ किसका, वैज्ञानिक समाजवाद का। तो वैज्ञानिक समाजवाद का अर्थ हम क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर पॉइंट पर देखेंगे हम कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांतों पर। किस पर? कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांतों पर। तो प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? इनके 10 प्रमुख सिद्धांत है और 10 ही सिद्धांतों पर आज हम जानने वाले हैं। एक बेसिक सी समझ इनके ऊपर बनाते हुए आगे बढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है उनके लिए हम पर्टिकुलर अलग से क्लास लेकर आएंगे। जी हाँ, कंटिन्यू, मैंने भी बताया ना आपको, कार्ल मार्क्स पर 4 सेशन आने वाले हैं। तो चारों सेशन वही है। देखिए हमने कार्ल मार्क्स को इस एक आधे लेक्चर में समझ लेंगे, अच्छे से इनकी धारणाएं समझ आ जाएगी। सेकेंड लेक्चर से हम इसके इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है उनके बारे में डिस्कस करना चालू कर देंगे, है ना। तो जो जितने भी इन्होंने समाजवाद को लेकर के या समाज को लेकर जितने भी सिद्धांत दिए हैं, 10 सिद्धांत हैं इनके इंपॉर्टेंट। 10 ही सिद्धांतों पर हम यहाँ पर बेसिक सी बात कर लेंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आगे समझते उसको आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सेकंड पॉइंट पर हम इनके सिद्धांत पढ़ेंगे और थर्ड में हम इसकी आलोचनाओं को देखेंगे, थर्ड में आलोचना देखेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं, तो सेशन में बढ़ते हैं सिद्धांतों पर। तो कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांतों के अंतर्गत ये कुछ इस प्रकार से 10 प्रमुख सिद्धांत है, 10 सिद्धांत है, 10 ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है दोस्तों। थोड़ा थोड़ा बेसिकली सबके बारे में पता होना आवश्यक है। और एग्जाम के दृष्टिकोण से विशेषकर मैं आपको बता दूं, यहीं पर हाईलाइट करवा रहा हूं। एक है ये प्रथम नंबर का, पहला नंबर का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। पूरे विस्तार से आपको इसे पढ़ना है, बहुत अच्छे समझना है। लेक्चर खत्म होने के बाद में बुक से पढ़ने का भी प्रयास करेंगे आप लोग। इसके बाद दोस्तों एक आर्थिक व्याख्या, इनकी आर्थिक व्याख्या, साथ में वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 3 सिद्धांत को आपको पूरे विस्तार से पढ़ना है, पूरे विस्तार से पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए वैसे तो हम एक एक करके वो सभी सिद्धांतों को, है ना, इनका बेसिक पार्ट्स को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और क्या होता है इसका अर्थ वगैरह, सब कुछ समझते हुए आगे बढ़ते हैं। और मार्क्स की क्या धारणा है, तो ये सब कुछ दोस्तों एक ही इस स्लाइड में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, शब्दों को रटें, शब्दों को बिल्कुल, जी हाँ, टर्मिनोलॉजी को रट लें, स्पष्ट बता रहा हूं ना। लेकिन रटना कब है? जब इसका अर्थ आपको समझ आता है तब। और फिर जब अर्थ समझ आ जाएगा तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपको ये पूरा याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगी, इसकी हेडिंग भी आ जाएगी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया एक बहुत ही शानदार जो है समाज को लेकर बहुत ही शानदार, या कहें कि बहुत ही शानदार विचारों वाला एक सिद्धांत है, जो समाज, राज्य या समाज के बारे में दिया गया। लेकिन यहाँ पर विशेषकर आपको एक बात याद रखनी है कि समाजवाद के अंतर्गत जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत दिया है, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया कोई पहला सिद्धांत या नया सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत पहले से ही चला आ रहा है, जो कि पहले हिगल साहब के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। और हिगल के द्वारा जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया गया था, उसी में कुछ अदला बदली करके, आप लोग कहें कि कुछ संशोधन करके कार्ल मार्क्स ने उसे प्रस्तुत किया। हिगल के द्वारा जो विचार दिए गए थे उनमें से कुछ विचारों को हटा दिए, कुछ विचारों को अपना करके उसको एक नया रूप दे करके इन्होंने प्रस्तुत किया है। कौन से विचारों को हटाया है, कौन से अपने नए विचार जोड़े हैं, कौन से विचारों को अपनाए हैं, आइए एक बार इसके अंदर चल के समझते हैं। पूरा कंप्लीट समझ आएगा, कुछ भी डिफिकल्ट जैसा कुछ भी नहीं है, बस इसको व्यवहारिक रूप से समझते हुए चले। आइए एक बार स्लाइड को पढ़ें, उसके बाद में व्यवहारिक रूप से समझते चलेंगे। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विषय में आदर्शवादी विचारक हिगल से प्रेरणा ली। आदर्शवादी विचारक कौन थे? हिगल थे, उनसे प्रेरणा ली। उनका कहना था कि संपूर्ण संसार का विकास विश्व चेतना के विकास के कारण हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर इस पहले लाइन से क्या समझे आप कि हिगल जो आदर्शवादी विचारक थे, हिगल ने ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और उस सिद्धांत में उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि पूरे संसार का जो विस्तार होता है या विकास होता है ना, वो किससे होता है? मानवीय चेतना से होता है, मतलब मनुष्य के मस्तिष्क के विचारों से होता है। मानवीय चेतना अर्थात मनुष्य के मस्तिष्क के विचारों से होता है।
किसने कहा? ये हीगल ने कहा। अब जरा आगे आइए, अब देखना क्या मिलेगा आपको देखने को कि हीगल का मानना था कि विकास 3 स्तर पर होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या मानता था कि जो विकास होता है समाज का वो 3 स्तरों पर होता है। और 3 स्तर कौन कौन से हैं दोस्तों? वाद, प्रतिवाद और संवाद। कौन कौन से स्तर है? 3, वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो विकास की जो सबसे शुरुआती अवस्था, प्रारंभिक अवस्था है, उसे हम वाद कहेंगे, और दूसरी जो अवस्था है उसको हम प्रतिवाद कहेंगे। वहीं वहीं आगे चलकर के वाद और प्रतिवाद के बीच में जब संघर्ष होकर नई व्यवस्था जन्म लेती है तो उस नई व्यवस्था को हम संवाद के रूप में जानेंगे, संवाद के रूप में। तो इस प्रकार से 3 अवस्थाएं समाज के विकास की होती है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद मतलब मनुष्यों की प्रारंभिक अवस्था, जब वो कार्य करना सीखते हैं, जब उनका एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, एक जगह हो जाता है, कुछ जो है अपने खाद्यान्न से लेकर के कृषि क्षेत्र या विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों में धीरे धीरे उनकी जानकारी उनको होने लगती है और व्यवस्थित रूप से वो रहने लगते हैं, तो उस स्थिति को हम वाद कहेंगे। उस वाद में जब ये स्थिति थोड़ी डेवलप हो जाती है और आपस में कुछ लोगों में संघर्ष होना स्टार्ट होता है तो उस स्थिति को फिर हम प्रतिवाद कहेंगे। अब प्रतिवाद अर्थात एक विकसित समाज और वाद मतलब एक प्रारंभिक समाज। अब इन दोनों समाज में जब संघर्ष होगा तो एक नई व्यवस्था जन्म लेगी जिसे हम क्या कहेंगे? समवाद कहेंगे, समवाद कहेंगे। क्लियर है ना? तो ये कहना था हीगल साहब का। और देखिए यहाँ पर आगे और आइए, तो विकास का ये क्रम निरंतर इसी तरह से चलता रहता है, इसी तरह चलता रहता है। तो ये 2 पॉइंट जो है ये आपको याद रखना। हीगल ने ये कहा, हीगल ने क्या कहा था क्लियर करके? हीगल ने समाज के विकास की 3 अवस्थाएं बताई है, वाद, प्रतिवाद, संवाद। और साथ में उन्होंने कहा है कि समाज का जो विकास होता है, जिस क्रम में विकास होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्थान होता है वो किसका होता है? मानव के विचारों का। किसका? मानव के विचारों का। लेकिन इसी बात का खंडन किया है किसने? कार्ल मार्क्स ने। इनने इसी बात को पलट दिया। किस बात को? विचारों वाली बात को पलट के, और उन्होंने भौतिक तत्व को वहां पर रख दिया कि नहीं साहब, विचारों से कुछ नहीं होता है। किससे होता है फिर भाई? तो वो होता है पैसों से, अर्थात भौतिक वस्तुओं से। जो भौतिक तत्व है उसकी प्रधानता होती है समाज के विकास में, ना कि विचारों की। याद रखिएगा। और उसके अलावा हीगल ने जो 3 स्तर बताए थे, वाद, प्रतिवाद, संवाद, तो उन तीनों स्तरों को तो इन्होंने अपना लिया। किसने? कार्ल मार्क्स ने। लेकिन हीगल के जो विचार थे, विचारों वाला कंसेप्ट था, उसको इग्नोर कर दिया। उसने बोला कि नहीं, इसमें जो है विचारों को हम कहते हैं आत्मवाद। तो उसने कार्ल मार्क्स ने कहा कि भाई आत्मवाद का इसमें कोई स्थान नहीं है। किसमें? समाज के विकास में आत्मवाद का अर्थात मानव के विचारों का कोई स्थान नहीं है, बल्कि आर्थिक तत्व ही समाज का विकास करते हैं। कौन? आर्थिक तत्व समाज का विकास करते हैं। क्लियर हुआ है ना? हुआ। चलिए एक बार पढ़ भी लेते हैं इसको वैसे भी। तो मार्क्स ने हीगल के विकास के 3 स्तर, वाद, प्रतिवाद और संवाद को तो ग्रहण कर लिया, लेकिन हीगल के जो आत्मवाद वाली बात थी, आत्मवाद मतलब कंफ्यूज ना हो आप लोग, वही विचारों की बात कर रहा है, जो यहाँ विचार बोला था, मानवीय चेतना, विश्व चेतना, मानवीय चेतना या फिर आत्मवाद। ठीक है ना? उसको इग्नोर कर दिया। तो मार्क्स का ये कहना था कि विकास में विचार नहीं, भौतिक तत्व सहायक होते हैं। विचार मतलब आत्मवाद नहीं। हीगल ने जैसा कहा था कि विचारों से समाज डेवलप होती है, तो समाज विचारों से डेवलप नहीं होती, बल्कि कैसे डेवलप हो रही है यहाँ पर? मार्क्स के अनुसार आधुनिक माफ करना भौतिक तत्वों से यहाँ पर इसका विकास हो रहा समाज का। तत्व पदार्थ, तत्व को मतलब क्या हुआ? पदार्थ। तत्व मतलब कंफ्यूज मत होइएगा यार, पैसा भी है, वो भी तत्व है ना? याद रखिएगा। भौतिक वस्तु, जितनी भौतिक वस्तुएं हैं, भाई ये मोबाइल है, आपके सामने मोबाइल दिख रहा है ना, छू पा रहा हूं मैं इसको, देख पा रहा हूं, इसका इस्तेमाल कर पा रहा हूं, भौतिक वस्तु है। ठीक है? तो इससे समाज का विकास हो रहा है। जो भी मेरे पास में जो भी सामान होगा, भौतिक वस्तु होगी, उससे विकास होगा समाज का, ना कि विचारों से। कार्ल मार्क्स के अनुसार। हीगल का कहना था कि जो मेन अहम हिस्सा होता है वो विचारों का होता है, विचार से समाज का विकास होता है। ठीक है ना? तो देखिए, वैसे तो सभी विचारक महान थे। क्यों थे? क्योंकि अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अर्थात अपने अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए थे। कार्ल मार्क्स हीगल के समय के नहीं थे, बल्कि हीगल पहले ही इस पर विचार प्रस्तुत करके चले गए थे। जब कार्ल मार्क्स साहब आए तो उन्होंने अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार रखे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से उन्होंने आत्मवाद को इग्नोर कर दिया पूरी तरह से। इसलिए मार्क्स ने कहा कि हीगल का जो द्वंद्ववाद था वो सिर के बल खड़ा हुआ था और मैंने उसको सीधा खड़ा कर दिया। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। क्या हेडिंग लास्ट में क्या बोल दिया उन्होंने? कि हीगल साहब ने जो द्वंद्ववाद दिया था, द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत दिया था, वो सर के बल अर्थात उल्टा खड़ा हुआ था, और कार्ल मार्क्स साहब आए, उन्होंने सीधा कर दिया। समझना, बात को थोड़ा सा एडिट कर दिया, संशोधन करके उसको जो है ठीक किया, ऐसा कहना था कार्ल मार्क्स साहब का।
सिर्फ समझते हुए चलना है, सिर्फ समझते हुए चलना है, अपने विचारों को इंक्लूड नहीं करना है कि हेगल सही थे या कार्ल मार्क्स सही थे। यहाँ पर आपको कोई विश्लेषण नहीं करना, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत या पॉलिटिकल थिंकर्स पर जब आप बात कर रहे होते हैं तो उनके उनके ही विचारों को पढ़ना है आपको, आपके विचार इसमें इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि आपसे प्रश्न में पूछा ना जाए। क्या ना पूछा जाए कि क्या क्या आपके अनुसार कार्ल मार्क्स के विचार समाज के विकास के हित में थे या नहीं, या फिर आपके विचारों के अनुसार हेगल साहब के विचार अधिक उचित थे, या फिर कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक सिद्धांत समाज के विकास के लिए अधिक अधिक उचित थे। जब तक आपसे प्रश्न में पूछा ना जाए कि आपके अपने विचार रखिए, तब तक आप अपने विचार इनके अंदर नहीं डालोगे, है ना। नहीं तो पता चले कि आपका नाम उसके बाद में कार्ल मार्क्स साहब का नाम आ जाए कि इस प्रकार तो कार्ल मार्क्स का नाम रख दिया, विचार अपने रख दिए, तो फिर आप समझ लीजिएगा, है ना। तो पेन उनका होगा लेकिन नंबर आपके नहीं होंगे एग्जाम में। आइए नेक्स्ट है सेकंड। दोस्तों थोड़ा टाइम लग रहा है, चलेगा ना, टाइम का तो कोई इश्यू नहीं है। अच्छा देख लें एक बार क्लास कितनी लंबी हो रही है, ठीक है देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक आध घंटा चलेगी लगभग एक क्लास, आधा घंटा हो चुका, 25 मिनट हो चुके क्लास को अभी तक, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद में हाँ हाँ आइए, तो अब बात करेंगे दोस्तों इतिहास की आर्थिक व्याख्या की। मतलब अगला सिद्धांत इतिहास की आर्थिक व्याख्या। इसको ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपको पहले आप स्लाइड पढ़ेंगे, इसका जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके व्यवहारिक पक्ष में आएंगे, व्यवहारिक रूप से इसको समझेंगे। क्या कहा देखिए, मार्क्स ने आर्थिक परिस्थितियां ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करती है, ऐसा कहा है। क्या कहा है मार्क्स ने कि इतिहास जो आर्थिक परिस्थितियां होती है, आर्थिक परिस्थितियां जो होती है वो इतिहास को प्रभावित करती है, इतिहास की घटनाओं को प्रभावित करती है। अच्छा पॉइंट टू पॉइंट समझते चले, ज्यादा लोग नहीं है ये। कार्ल मार्क्स का स्पष्ट कहना है कि साहब इतिहास में जितनी भी घटनाएं घटी है, उन घटनाओं में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान था तो वो योगदान था आर्थिक तत्वों का। जैसे जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके पीछे विशेष कारण क्या था? उसके पीछे विशेष कारण था आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व क्या था? आर्थिक तत्व। क्यों था आर्थिक तत्व? कि कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के आपसी आर्थिक हितों में टकराव हो रहा था। आर्थिक हितों में जो दो गुट थे, अमेरिका और रूस का जो दो गुट थे, इन दोनों गुटों के बीच में आर्थिक हितों में टकराव हो रहा था, और इसी आर्थिक हितों के टकराव के कारण ही ये प्रथम विश्व युद्ध की घटना घटी। तो वो आर्थिक हित क्या थे? वो वही तो आर्थिक तत्व थे। तो इनका कहना यह है कि इतिहास में जितनी भी घटनाएं होती है वो सब कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से प्रभावित होती है, इसी कारण से वो घटनाएं घटित होती है। तो इसलिए इन्होंने कह दिया कि इतिहास की जितनी भी घटनाएं हैं वो पूरी तरह से आर्थिक तत्वों पर निर्भर होती है, आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती है। ये इस पहली लाइन का अर्थ था कहने का। नेक्स्ट है वो मानता है कि समस्त इतिहास का संचालन आर्थिक शक्तियों के द्वारा होता। इतिहास, पूरा इतिहास जितना भी रचित है, जितनी भी घटनाएं हुई है, पूरा इतिहास आर्थिक तत्वों से भरा हुआ है। आर्थिक तत्वों के कारण ही जो है उसकी रचना हुई है। उत्पादन प्रणाली सामाजिक व्यवस्था में वर्गों का निर्धारण करती है और शिक्षा, आचार विचार, नैतिकता, कला, साहित्य आदि सब पर आर्थिक प्रभाव, आर्थिक तत्व ही प्रभाव डालते हैं। तो ये देखिए क्या कहा उन्होंने कि इसको और अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने ये कहा कि इतिहास के संचालन जो होता है, इतिहास संचालन वो आर्थिक तत्वों के अनुसार होता है। कैसे? कि भाई जब देखिए उत्पादन प्रणाली, अगर हम आज से 200 साल पहले की बात करें, भारत की 200 साल पहले की बात करें, तो क्या जितना उत्पादन हम आज कर रहे हैं क्या इतना ही उत्पादन आज से 200 साल पहले भी था? तो आप सभी कह देंगे कि नहीं सर, इतना उत्पादन तो पहले नहीं था, बल्कि अब हमारा उत्पादन बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि कृषि व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के सुधार हमने कर लिए हैं, सिंचाई मिंचाई से लेकर A to Z में कई सारे सुधार कर लिए, इस कारण से उत्पादन प्रणाली बढ़ गई है। तो जब आपका उत्पादन बढ़ा तो उससे क्या हुआ? आपके समाज में शिक्षा का विस्तार हुआ,
जब व्यक्ति के पास पैसा आया तो उसने उसके अंदर नैतिकता भी आई, उसने जीने का स्तर उसका और ऊपर उठा, उससे आचार विचार डेवलप हुए, नैतिकता में विकास हुआ, साथ ही साथ में कला भी बढ़ी, साहित्य बढ़े। तो कुल मिलाकर के समाज का विकास में सबसे ज्यादा प्रभावशाली तत्व कौन सा रहा है, तो आर्थिक तत्व रहा है। और ये उत्पादन की प्रणाली, यही तो आर्थिक तत्व है भाई। आर्थिक रूप से उत्पादन प्रणाली ने आर्थिक रूप से अर्थात पैसों से समाज को प्रभावित किया, समाज के विभिन्न पक्षों में, जैसे कि यही आचार विचार शिक्षा वगैरह, इन सबको सपोर्ट किया, ये और ऊपर उठने लगे। तो इसी पॉइंट को मानते हुए कार्ल मार्क्स ने कहा है कि आर्थिक तत्वों से ही पूरे इतिहास का संचालन होता आया है अभी तक, है ना। तो मार्क्स के अनुसार उत्पादन ही इतिहास के प्रत्येक काल का निर्धारण करता है। भाई जितने भी काल इतिहास के रहे हुए हैं उन सभी का जो निर्धारण किया है वो उत्पादन प्रणाली ने ही किया है, उत्पादन प्रणाली ने ही किया है। तो आइए जरा अब इनका एक अन्य बात इन्होंने कही कि मार्क्स ने संपूर्ण इतिहास को, देखिए मार्क्स ने पूरे इतिहास को 6 भागों में बांटा है। भाई आज तो हम 3 भागों में पढ़ते हैं इतिहास को, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास, माफ करना, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, 3 खंडों में पढ़ते हैं ना। लेकिन कार्ल मार्क्स ने हमें 6 भागों में पढ़ाने का प्रयास किया। 6 भागों कौन कौन से, एक कहा उन्होंने आदिम स्वर्णिम युग, दूसरा कहा दासत्व युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग, सर्वहारा वर्ग के अधिनायक युग, या फिर कहेंगे समाजवादी युग। तो आइए 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 दोस्तों, अब देखिए इनके सभी ये जो 6 युग आप पढ़ रहे हैं ना, 6 जो इतिहास का जो 6 खंडों में विभाजित किया है इसको, ये 6 मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा, पूरे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इसके अगले पार्ट में, है ना। जब हम कार्ल मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर बात करेंगे और आगे इसके जस्ट आने वाला जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है वो इसी पर होगा, कि उसमें इन 6 पार्टों पर अर्थात कि इन 6 युगों पर हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। इसलिए यहाँ पर सिर्फ अभी नाम एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इसको बिल्कुल भी गिव अप मत करना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, नाम आपके लिए नए नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, मान लीजिए आप लोग, है ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बता रहा हूँ मैं आपके, एग्जाम के दृष्टिकोण से ही। तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या कार्ल मार्क्स ने कैसे की थी, तो भाई वो ऐसे की थी कि इतिहास के प्रत्येक विकास में, इतिहास की प्रत्येक घटना में इन्होंने सिर्फ आर्थिक तत्व को महत्वपूर्ण माना था, ठीक है ना। तो ये 6 भागों में उन्होंने पूरे इतिहास को डिवाइड किया था, इन 6 भागों में। और ये 6 भाग आपको रटना है, याद करना है। ये 6 भाग के बारे में अगले सेशन में पूरे विस्तार से बताने वाले हैं कि क्या था आदिम स्वर्णिम युग, या दासत्व युग क्या था, सामंतवादी युग क्या था, या कहीं के पूंजीवादी या सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, या समाजवादी, है ना, साम्यवादी युग, ये सब के बारे में बहुत अच्छे से हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। आइए फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है, नहीं लगने वाला है। क्यों, क्योंकि अभी छोटे छोटे सिद्धांत बचे हुए, 1-2 और सिद्धांत जो है इसमें डिटेल में आने वाले हैं। बाकी तो बहुत सिंपल है। अब ये क्या है यार, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य क्या होता है, आप खुद बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि मान लेते हैं दोस्तों मोबाइल है, ठीक है ना, मोबाइल है। इस मोबाइल को बनाने में फॉर एग्जाम्पल कि 10,000 रुपीज का खर्च आया, 10,000 रुपीज का खर्च आया, मतलब 10,000 रुपये का खर्च आया मोबाइल को बनाने में, ठीक है। एक कोई सी वस्तु है, वस्तु मान लीजिए आप, मोबाइल को बार मोबाइल, तो इस वस्तु को बनाने में 10,000 का खर्च आता है। वो कब आता है, जब एक श्रमिक इसमें श्रम लगा करके, अपनी पूंजी लगाकर, श्रम लगा करके जब इसका उत्पादन करता है तो 10,000 रुपये खर्च आता है। लेकिन ये जैसे ही किसी उद्योगपति के पास जाएगा, या कहें कि एक व्यापारी के पास जाता है, 10,000 का मोबाइल को जब किसी अन्य व्यापारी के पास जाएगा तो इसी 10,000 का मोबाइल को वो 15,000 में अन्य को बेचेगा, 15,000 में मार्केट में लेकर आएगा 5,000 रुपये कमाने के बाद में। तो एक्चुअल रूप से इसकी कीमत किसने बढ़ाई है, क्या बनाने वाले ने बढ़ाई है या बेचने वाले ने, तो आप कहेंगे बेचने वाले ने बढ़ाई है। तो कार्ल मार्क्स का सीधा सा निशाना जो रहा है ना, वो यही रहा है कि बनाने वाला तो मजदूर वर्ग है, जो अपनी पूरी मेहनत इसमें लगाता है, श्रम लगाता है ना, पूरा श्रम लगाता है। कौन लगाता है, मजदूर वर्ग लगाता है। लेकिन जो पूंजीपति वर्ग है, मतलब उसको व्यापारी की ओर इशारा करते हुए कहा है कि पूंजीपति वर्ग इसकी रेट बढ़ा करके डबल तिबल करके मार्केट में बेचता है, ठीक है। तो इससे लाभ किसको होता है, पूंजीपति को लाभ होता है, श्रमिक को कोई लाभ नहीं होता है। अब देखिए 10,000 में बना था, 15 में बेचा, तो इसके बीच में जो 5,000 का डिफरेंस रहा है ना, इसी को कहा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। यही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है जो मैंने आपको समझाया, बोला ना, यही सिद्धांत है, पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी समझने जैसा इसमें और नहीं है।
कर लोगे ना, आगे बढ़े, ठीक है। अब आइए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दोस्तों, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इस पर एक फुल लेंथ क्लासेस होगी, कम से कम 40 मिनट की, कम से कम 40 मिनट की फुल लेंथ क्लासेस होने वाली है। इसके लेक्चर नंबर जैसे अभी आपका लेक्चर नंबर जो भी चल रहा है यार याद नहीं है ना, इसके मतलब इसके नेक्स्ट जो आएगा, इसके जस्ट बाद में जो भी लेक्चर आएगा ना, उसमें जो मैंने 4 लेक्चर आपको बताए हैं, शायद फोर्थ लास्ट लेक्चर जो कार्ल मार्क्स का होगा वो वर्ग संघर्ष सिद्धांत पे ही होगा। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत का मतलब भी यही हुआ, दो वर्ग है समाज में, दो वर्ग है समाज में, एक श्रमिक वर्ग है और एक पूंजीपति वर्ग है ना, श्रमिक वर्ग है और पूंजीपति वर्ग है। तो कार्ल मार्क्स साहब ये कहते हैं कि जो श्रमिक वर्ग है ना, सब इकट्ठे होकर, सब एकजुट होकर के जो पूंजीपति वर्ग है उसके ऊपर हमला बोल दे और उसकी पूरी संपत्ति को छीन ले, छीन करके पूरे समाज में, श्रमिक समाज है ना, उस श्रमिक समाज में सबको समान रूप से बांट दे। तो इस बीच में पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच में जो ये संघर्ष छिड़ा, इसी संघर्ष को उन्होंने कहा है, क्या कह दिया, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष, वर्ग मतलब दो वर्ग, इनके बीच में जो संघर्ष हुआ उसका सिद्धांत, ठीक है। पढ़ेंगे बिल्कुल समझ चलिए एक बार पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत पॉइंट नंबर 4 देखिए। मार्क्स का मत है कि मानव जाति का इतिहास दो वर्गों के संघर्ष का इतिहास है, दो वर्गों के संघर्ष का इतिहास है। प्रारंभ से ही मतलब शुरुआत से ही समाज में दो वर्ग रहे हैं, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। कौन कौन? पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। इन दोनों वर्गों के में विरोधी हितों के कारण संघर्ष होता रहा है, ठीक है। मार्क्स का मानना है कि वर्ग संघर्ष समाज में नई व्यवस्था को जन्म देता है और इसी वर्ग संघर्ष के कारण ही पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त होकर श्रमिकों के अधिनायकत्व की स्थापना करेगी। तो वही तो है यार जो मैंने अभी आप जस्ट बताया, भाई दोनों वर्ग आपस में लड़ेंगे, श्रमिक वर्ग जीत जाएगा, जीत करके अपने जो है श्रमिकों का शासन स्थापित हो जाएगा। और श्रमिकों के शासन को ही तो कहा है सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र। क्या कहा? सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र। रट ले ऐसे शब्दों को भाई, जरूरी है। सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र जब स्थापित हो जाएगा, है ना, तो बस पूरी तरह से जो शासन व्यवस्था होगी वो श्रमिकों के हाथों में ही होगी, कोई पूंजीपति वर्ग समाज में नहीं होगा। पूरी तरह से पूंजीपति वर्ग समाप्त हो जाएगा, मतलब पूरी समाज में एक ही वर्ग रहेगा। फिर धीरे धीरे ये अन्य देशों में पहुंचेगी, अर्थात विश्व रूप धारण कर लेगी। तो पूरे विश्व में श्रमिक होंगे, कोई संपत्तिशाली या कहें कि कोई धनी वर्ग नहीं होगा, कोई पूंजीपति वर्ग नहीं होगा समाज में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे। नेक्स्ट है पूंजीवाद का अंत। पूंजीवाद का अंत दो लाइन के कंसेप्ट हैं, जरा आइए स्लाइड पे ही पढ़ते हुए समझते हुए चलते हैं ताकि आपका भी टाइम बचे थोड़ा। मार्क्स का मत है कि पूंजीवाद में इसके नाश के कीटाणु स्वयं विद्यमान है, इनका अंत अवश्य होगा। इसके लिए मजदूरों को संगठित होकर क्रांति करनी चाहिए। तो पूंजीवाद का अंत पर क्या कहा कार्ल मार्क्स ने? उन्होंने कहा कि पूंजीवाद का अंत होना तो निश्चित है, और इसका अंत कैसे होगा, ये जो अंत करने के जो कीटाणु है वो इसी पूंजीवाद में है। वो कीटाणु कौन से है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ये भी समझेंगे कि पूंजीवाद का अंत स्वयं में कैसे होगा। अभी समझाऊंगा दोस्तों, टाइम जाएगा आप लोगों का, है ना, इसलिए ज्यादा थोड़ा शॉर्ट में निकल रहा हूँ यहाँ पर, कुछ छोटे हैं, इनका ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि कार्ल मार्क्स के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए, तो कम से कम आपके पास में इतना डाटा होना चाहिए कि आप लिख सके। इसीलिए विभिन्न सिद्धांतों के नाम मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। पूंजीवाद का अंत कार्ल मार्क्स के अनुसार निश्चित है, होना ही होना है, क्योंकि इसकी कुछ करतूतें ही ऐसी है, कुछ कार्य ऐसे हैं पूंजीवादियों के कि ये अपने आप का आगे चल करके विनाश कर लेंगे। और इनके विनाश में और तीव्रता लाने के लिए श्रमिकों को एकजुट होकर, संगठित होकर के इनके ऊपर हमला बोल देना चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी पूंजीवाद का विनाश हो सके, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसी में हिंसात्मक क्रांति अनिवार्य है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार अगर पूंजीवाद को खत्म करना है, श्रमिकवाद को लेकर आना है, तो हिंसा करनी पड़ेगी। पूंजीवादी लोग ऐसे नहीं मानेंगे, उनको मारा कूटी करके उनकी संपत्ति छीननी पड़ेगी, तभी जाकर के पूंजीवाद का अंत होगा और श्रमिक या सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म अफीम है। कार्ल मार्क्स ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर जनता अधिक से अधिक धार्मिक होगी तो उनका शोषण और ज्यादा स्पीड से करेंगे ये पूंजीपति लोग,
और ये कहीं ना कहीं अगर हम अपने विचारों के रूप से भी सोचे तो ये सत्य भी नजर आता है दोस्तों, ये सत्य भी दिखता है कि जहां जहां आज भारत में देख लीजिए, कहीं मत जाइए, भारत में भी कई सारे ऐसे क्षेत्र है जहां पर आज भी धार्मिक कट्टरता वाले जो जनसंख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। लेकिन वास्तविक रूप से जब आप खुले दिमाग से खुली नजरों से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सबसे ज्यादा पिछड़े हुए क्षेत्र भी वही है जहां धार्मिक कट्टरता पाई जाती है, जहां धार्मिक कट्टरता के लोग पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सांप्रदायिकता में, धार्मिक रूढ़ियों में इस प्रकार उलझे हुए होते हैं कि वो अपना तो क्या, समाज का तो क्या, अपना खुद का भी विकास नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स ने भी स्पष्ट कह दिया था कि जनता जब तक धार्मिक बनी रहेगी तब तक उनका शोषण होता रहेगा, वो कभी भी उनकी उन्नति नहीं हो पाएगी। इसलिए धर्म अफीम के समान है, जैसे अफीम खाकर नशा कर लेता है ना इंसान अपने खुद का, और खुद को कुछ और आश्वासन रहता है, सेम वही है कि या तो आप अफीम खा लीजिए या फिर देख धार्मिक हो जाइए, कट्टरवादी धार्मिक हो जाइए, तो आपके लिए वो समान रहेगा। इसलिए उन्होंने धर्म की भावनाओं को हालांकि माना, लेकिन कहा है कि रूढ़ियों का इतनी ज्यादा कट्टरता का पालन ना करें। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है आपको देखने को मिल रहा है राज्य का अंत। राज्य का अंत तो मार्क्स और वर्ग, मार्क्स राज्य और वर्ग दोनों का विरोधी था। किस किस का? राज्य और वर्ग। तो कार्ल मार्क्स चाहते थे कि भाई समाज से जो राज्य वाली धारणा है ना, ये हटाई जाए, राज्य की कोई आवश्यकता नहीं हमको, और साथ ही साथ में ये 2-3 वर्ग जो लगे है, इन वर्गों की भी हमको कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही वर्ग होना चाहिए, श्रमिक वर्ग, इसके अलावा और कुछ नहीं, है ना। उनके अनुसार अंतिम अवस्था में जब साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी तब ना वर्ग रहेगा और ना ही राज्य रहेगा। जैसे ही श्रमिकवाद की स्थापना होगी या साम्यवाद की स्थापना होगी तो राज्य अपने आप में खत्म हो जाएगा, कोई वर्ग कोई राज्य नहीं होगा। अब इन पॉइंटों को याद रखना दोस्तों, आलोचना इन पर ही की जाएगी, इन्हीं सिद्धांतों पर आलोचना होगी जब हम आलोचना की बात करेंगे तब, ठीक है ना। तो राज्य समाप्त तो हो जाएगा और इस पर मजदूर और किसानों का नियंत्रण हो जाएगा। इस अवस्था को भी उसने सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र ही कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रजातंत्र का विरोध। तो इन्होंने स्पष्ट तौर पर प्रजातंत्र का भी विरोध किया है। क्यों किया है? देखिए, कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स और उनके मानने वाले, कहें कि उनके अनुयायी प्रजातंत्र का भी विरोध करते हैं। प्रजातंत्र का आधार स्वतंत्रता है, किंतु स्वतंत्रता को मार्क्स के विचार और साम्यवाद में कोई स्थान नहीं दिया गया, स्वतंत्रता जैसे कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है अंतरराष्ट्रीय आंदोलन। तो क्या है भाई अंतरराष्ट्रीय आंदोलन? अंतरराष्ट्रीय आंदोलन का मतलब हुआ कि मार्क्स और उनके अनुयायी जो है सारे संसार में साम्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं। मार्क्स के जीवन काल में भी इसके लिए कई सारे संगठन बने थे। साम्यवादी विचारक संपूर्ण संसार में साम्यवाद की स्थापना के लिए अपना संघर्ष जारी रखने में विश्वास करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कि कार्ल मार्क्स चाहते हैं कि ये सिर्फ क्षेत्रीय आंदोलन ना रहे, कौन सा साम्यवादी आंदोलन जो है वो क्षेत्रीय ना होकर के पूरा विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो, और एक दिन हो जाएगा और पूरे विश्व में सिर्फ श्रमिक ही श्रमिक नजर आएंगे। इस प्रकार के कार्ल मार्क्स के ये विचार थे। समझ तो आए, 100% आए होंगे, समझ बिल्कुल आ रहे होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा इसी यार मतलब संभव ही नहीं है कि देखिए, एक तो ऐसा मटेरियल, जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, एक ऐसा मटेरियल जो प्रोफेशनल लैंग्वेज के साथ ही साथ में एकदम आसान भाषा में आपके सामने परोस रहा हूं, और ऊपर से उनका व्यवहारिक जो अध्ययन, जितना भी व्यवहारिक समझ हो सकती है वो आपके दिमाग के अंदर विकसित कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, हो सकता है लेक्चर देखते वक्त आपको इतना इंप्रूवमेंट मतलब फील ना होता हो, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, एक सब्जेक्ट कोई सा, चाहे पॉलिटी, हिस्ट्री या इकोनॉमी, कोई सा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, उसको शुरू से भी स्टार्ट करते हैं, 10-15 दिन कंटिन्यूसली फॉलो कीजिए। आपको पर डे समझ नहीं आएगा कि आप में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन 15-20 दिन बाद जब आपका मैक्सिमम कंप्लीट लगभग टॉपिक हो चुका होगा, उसके बाद आपको अपने आप में फील आने लगेगा कि यार आप इस सब्जेक्ट के बारे में तो इतना कुछ जानते हैं, और व्यवहारिक रूप से जानते हैं, थ्योरेटिकल रूप से नहीं। थ्योरेटिकल रूप से तो आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो, रटते आ रहे हो, है ना, और 10वीं 12वीं में तो रटने की हद पार कर दी थी हम लोगों ने, लेकिन अब रटना नहीं है, समझना है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ रहे हो ना उसको रियल लाइफ में भी लेकर आना है, इस कारण से अब समझना है। तो समझने के क्षेत्र में मेरे प्यारे दोस्त, ये सब रटन विद्या नहीं चलती है। इन कंसेप्टों को इस प्रकार से समझना है कि अपने आप में उनको अंतःकरण में शामिल करते हुए समाज का वास्तविक जो रियल लाइफ है, हमारी रियल जीवन है,
उसमें इसको सम्मिलित करना है, हमारे इन तथ्यों को, और तभी कहीं जाकर के दोस्तों हमारा जो ये अध्ययन है ना, ये संपूर्ण कंप्लीट हो पाएगा, है ना। बीए मतलब एक अलग ही चीज है यार। आइए, अफीम के अलावा एक पढ़ाई का भी नशा होता है भाई, है ना। आप में से कई सारे क्षेत्र हैं कई सारे छात्र हैं जो पढ़ाई का भी नशा करते हैं। जब तक किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक उनको सुकून नहीं मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ऐसे, जब तक भाई रात में पढ़ के नहीं सोएंगे तब तक नींद नहीं आती है। चलिए, कुछ पॉइंटों में इनकी आलोचना को जरा देख लेते हैं दोस्तों हम। कुछ पॉइंटों में इनकी आलोचना को देख लेते हैं। 5 पॉइंट इस पर लेकर आए हैं आलोचना को लेकर। देखिए, मार्क्स ने आलोचना कर रहे हैं हमें ना, अब आलोचना कर रहे हैं मतलब कुछ जो विद्वान थे, मार्क्स से भी बड़े वाले विद्वान थे, उन्होंने इनके पॉइंटों की आलोचना कर दी कि नहीं, मार्क्स जो है यहाँ पर गलत थे। कहाँ कहाँ पर गलत थे उनको ही देख रहे हैं यहाँ पर। मार्क्स ने आवश्यक तत्व पदार्थ को माना। किसको? पदार्थ को। आपको पता ना, आर्थिक पदार्थ को माना, जो कि सत्य नहीं है। जबकि विचारों का भी इसमें महत्व है भाई, है ना। तो ये एक आलोचकों ने आलोचना कर दी। दूसरा कहा है सामाजिक विकास के रूप में निर्धारक तत्व केवल आर्थिक और भौतिक परिस्थितियां ही नहीं होती। किसमें? समाज के विकास में सिर्फ आर्थिक और भौतिक परिस्थितियां ही मददगार नहीं होती, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां भी जरूरी होती है समाज के परिवर्तन में, समाज के विकास में। ठीक है। नेक्स्ट की मार्क्स द्वारा घोषित समाज के विकास की अवस्थाएं भी पूरी तरह सही नहीं है। क्या नहीं है? समाज के विकास की जो धारणा है वो भी पूरी तरह सही नहीं है। कई देशों में उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जहां मार्क्स द्वारा वर्णित सामंती युग अस्तित्व में नहीं रहा, सोवियत रूस, चीन पूंजीवादी युग के पूर्व ही सर्वहारा वर्ग या अधिनायकवादी युग आ गया। तो यहाँ पर इन्होंने, जैसे मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवादी वर्ग के बाद ही, पूंजीवादी काल के बाद ही सर्वहारा वर्ग का काल आएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे रूस चीन का एग्जाम्पल दिया भाई, यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था आने से पहले ही सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा का अधिनायक तंत्र की स्थापना हो गई, मतलब साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई है। तो ये भी जरूरी नहीं है। इसके अलावा मार्क्स के वर्ग संघर्ष के विचार की भी खूब आलोचना की आलोचकों ने, और कहा है कि इतिहास में अनेक कई सारे उसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जब परिवर्तन वर्ग संघर्ष के बिना ही हुआ हो। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार समाज का विश्वास संघर्ष में हो जाए तो शांति का रास्ता खत्म हो जाता है। वर्ग संघर्ष नहीं, वर्ग सहयोग और वर्ग का सामंजस्य आवश्यक होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मार्क्स का सर्वहारा वर्ग या अधिनायक वाद का विचार तो स्वयं इतिहास परीक्षण होकर असफल हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आलोचकों ने इनकी सिद्धांतों की आलोचना भी की है। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो होगा मार्क्स की इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर या फिर आर्थिक नियतिवाद। ये हमारा टॉपिक होगा, कंसेप्ट होगा नेक्स्ट सेशन का। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। कंटिन्यूसली क्लासेस हो रही है, कोई गैप नहीं हो रहा है इसमें। बहुत जल्दी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाएगा ये वाला। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।